हाय दोस्तों, मैं मोहम्मद मुख्तार आप सबके सामने मैं हाजिर हो चुका हूं रेलवे की एक अच्छी खबर लेकर। और वो ये है कि एनएफ रेलवे गुवाहाटी के द्वारा जीडीसी एग्ज़ाम का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है। उस पर हम आज विस्तार से बात करने वाले हैं और अप टू डेट जानकारी हम देने वाले हैं। हमारे पुराने साथी हैं, उनको तो फॉर्म भरने में मेरे ख्याल से ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन वैसे अभ्यर्थी जो अभी अभी हाल में ही रेलवे की सेवा में नियुक्त हुए हैं, उनके लिए बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होने वाली है। तो हम चाहेंगे कि ऐसे अभ्यर्थी मेरे वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, बिल्कुल स्किप मत कीजिए। और हाँ, एक निवेदन है आप सबसे, शुरू में ही कर दे रहा हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे जितना ज़्यादा हो सकता है दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर रेलवे एम्प्लॉय से जुड़ी हर सामग्री मुहैया करा रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर वो सारी चीज़ें आराम से देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एनएफ रेलवे गुवाहाटी के द्वारा जो जीडीसी का ऑर्गेनाइजेशन किया गया, इसकी एक एक बातें को देख लेते हैं। तो पहले हमें समझ लेना है कि जीडीसीई होता क्या है। तो देख सकते हैं कि यह नोटिफिकेशन जो आया है, इसमें जो है कि रेलवे ने शुरू में ही ये चीज क्लियर कर दिया है कि जीडीसी का फुल फॉर्म यहाँ पे लिख दिया है। वो देख रहे हैं, जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इसका फुल फॉर्म ये होता है। और ये चीज देख रहे हैं, इनका नोटिफिकेशन है जीडीसीई 1 2023 और डेट 14/8/2023 को निकला है। ठीक है, इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको जानने के लिए पहली बात तो देख लीजिए, यह नोटिफिकेशन 30 पेज का है। तो सबको अगर हम एक एक करके पढ़ने लगे तो पता चलेगा 2-4 घंटे इसी में बीत गया। तो हम चाहेंगे कि इसमें मूल बातें जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, उनको एक एक करके हम देख लेते हैं। अब देखिए, एक एक करके हम क्या क्या देखना है। पहली बात तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा। क्लियर, ये पहले ही सेंटेंस में क्लियर कर दिया कि ऑनलाइन एप्लीकेशन होने वाला है। इसमें क्या क्या होने वाला है उसको देख लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल सर्विंग रेगुलर रेलवे एम्प्लॉइज। ठीक है, पहला क्लियर ही हो गया यहां पे कि रेगुलर सर्विंग एम्प्लॉय होना चाहिए रेलवे का। और किसका? एनएफ रेलवे, मतलब एनएफ रेलवे का जो रेगुलर रेलवे एम्प्लॉई है वो इसके लिए एलिजिबल है। तो पहला ये टेंशन आपका खत्म हो गया। बहुत से हमारे कर्मचारी ये सवाल कर रहे थे कि जीडीसी में जो कि सर्विस योग्यता कितनी साल रखी गई है। तो पहला ये क्लियर कर दिया गया कि अगर आपकी नियुक्ति आज हुई है और ये आज वैकेंसी आया है, या कहें कि 14 अगस्त को वैकेंसी आया है, और सपोज आप आज, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, आज है 18 अगस्त, तो आप सवाल कर सकते हैं कि ये वैकेंसी तो पहले आई है, लेकिन नहीं, आप फॉर्म भर सकते हैं। सिंपल का है, सर्विंग रेगुलर रेलवे एम्प्लॉइज, आपकी नियुक्ति हो गई, आप रेगुलर हो गए, आप फॉर्म भर सकते हैं। आगे देखिए, फॉर जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जीडीसी, है ना, फॉर द पोस्ट ऑफ एएलपी, देख लीजिए किसके इसके लिए है, एएलपी एंड टेक्नीशियन, पोस्ट ग्रुप 1, जूनियर इंजीनियर जेई जिसे कहते हैं, पोस्ट ग्रुप 2 एंड ट्रेन मैनेजर पोस्ट ग्रुप 3। 3 ग्रुप में यह वैकेंसी निकला है। Only a single application should be submitted by the candidates eligible for appear for exam in more than one post group। इसका क्लियर है कि ये तीनों ग्रुप के लिए आप सिंगल फॉर्म भर सकते हैं। अब मैं कंफ्यूजन यहां दूर कर देता हूं। सिंगल फॉर्म क्या होता है? सपोज आपने इस वैकेंसी के तहत हायर एजुकेशन आपने प्राप्त किया हुआ है, तो आप हायर अपनी एजुकेशन के हिसाब से देखेंगे। जो लोअर ग्रेड का है, अगर मैट्रिक और आईटीआई वाली बात है, अगर आपके पास मैट्रिक भी है, आईटीआई भी है, डिप्लोमा भी है, तो आप स्वभावतः आप सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आप सबके लिए एक ही सिंगल फॉर्म भरेंगे, मतलब एक बार इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे और बाकी सारे पोस्ट को आप सिलेक्ट कर लेंगे। वो हम वीडियो में आगे बताने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से अभी आपकी बहुत सारे सवाल यहाँ पे सोल्व हो गए होंगे। ये इतना में से वो सारे सवाल यहां पे सोल्व हो जाते हैं। आगे जो हमको देखने के लिए महत्वपूर्ण बातें हैं वो है शेड्यूल ऑफ जीडीसी। जीडीसी ने एक शेड्यूल लागू किया है, मतलब एक टाइम टेबल दिया है। वो ये कि डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन ऑन वेबसाइट 14/8/2023। इस जीडीसी का नोटिफिकेशन आरआरसी
NFR गुवाहाटी ने 14 अगस्त को जो है कि पब्लिश कर दिया है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बातें हैं आपके लिए, ओपनिंग डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब 14 को निकला और 16/8/2023 8:11 आवर, मतलब 16/8/2023 के दिन 11 बजे से इसका जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना स्टार्ट कर सकते हैं आप। और आज हो चुका है 18 तारीख, यानी आज से 2 दिन पहले ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो आपके लिए तो और ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसको देखना क्यों आवश्यक है। अगला क्या है, इनका लास्ट डेट फॉर अपलोडिंग ऑफ स्कैन्ड कॉपी ऑफ प्रिंटेड filled up online application duly forwarded by the controlling officer on the website। इसमें कहता है कि आप कंट्रोलिंग ऑफिसर से फॉरवर्ड करा के, यानी लास्ट जो है कि इनका प्रोसेस जो आपको करना है 10 सितंबर 2023 के मध्य रात्रि 12 बजे तक, मतलब 1 मिनट पहले 23:59 तक आप इनको पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। यानी 16 अगस्त से लेकर 10 सितंबर की रात्रि 12 बजे तक आप इनका पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। अगला है क्लोजिंग डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसको टाइम क्लोज कर देगा 10 सितंबर 2023 की रात्रि 23:59 पे। तो आपको अंतिम डेट का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि अभी आप चाहें तो अपना काम पूरा कर लीजिए, ठीक है। फिर रेल को भी अपना काम करना है। अब अगला जो महत्वपूर्ण डेट दिया है वो ये है, डेट ऑफ CBT अक्टूबर 2023 टेंटेटिव, मतलब ये एक निर्धारित कर दिया है, मतलब संभव है कि अक्टूबर 2023 में CBT, मतलब आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो एग्जाम भी इसका ऑनलाइन ही होने वाला है। ये क्लियर हो गया। और ये कब होने वाला है, अक्टूबर 2023 में, यानी आपके पास तैयारी करने के लिए या रिवीजन करने के लिए टाइम ज्यादा नहीं है। तो आई होप कि आपको शेड्यूल समझ में आ गया होगा। एक नोट में देख लीजिए क्या लिखा है, रीड द नोटिफिकेशन केयरफुली फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन, द रिटन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन CBT मोड। यानी क्लियर कर दिया है कि CBT एग्जाम जो कि रिटन एग्जामिनेशन होगा वह कंप्यूटर बेस्ड मोड में होगा, यानी कंप्यूटर पे इसका एग्जाम होगा। एक तय टाइम पर वो लिंक ओपन होगा और तय टाइम पर वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। तो ठीक है, हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो जरूरी चीजें हैं कि जरूरी दूसरे नंबर पे है कम्युनिटी वाइज ब्रेकअप ऑफ वैकेंसीज। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं कि इसमें कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। तो पहली बात हम देख लेते हैं कि GDC के तहत टोटल कितने वैकेंसी आई हुई हैं। टोटल है 328 पोस्ट की वैकेंसी। बहुत से साथी इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसको वो क्लियर नहीं कर पाएंगे। टोटल वैकेंसी है 328, यानी एक बहुत बड़ी वैकेंसी मान सकते हैं आप। वो इसमें तो बड़ी बात है कि NFR के जो रेगुलर एम्प्लॉई है सिर्फ वही इनके लिए हकदार है, ओपन नहीं है सबके लिए। तो 328 पोस्ट है, जाहिर सी बात है उन हजारों में से 328 लोग इनमें सेलेक्ट होने वाले हैं। और पहली बात, जैसे कि 3 जो है कि ग्रेड में 3 ग्रुप में ये पोस्ट दिया है वो आप देख रहे हैं। पोस्ट ग्रुप 1 में जो है ALP और टेक्नीशियन को रखा गया है। पोस्ट ग्रुप 2 में JE को रखा गया है। अब पोस्ट ग्रुप 3 में ट्रेन मैनेजर को रखा गया है। अब रही बात आगे, ये चीजें आप कैटेगरी नंबर छोड़ दीजिए, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, जरूरत पड़ेगा। अब जैसे ALP आप क्लियर है, ALP की टोटल वैकेंसी जो है 118 आई हुई है। आप यहां पे देख सकते हैं ALP लेवल 2 में है। बहुत से साथी अभी फॉर्म भरेंगे, वो लेवल और ग्रेड पे को लेकर कंफ्यूज होंगे, वो भी हम यहाँ पे क्लियर कर देना चाहते हैं। और दूसरी बात है कि इसमें जो है कि आपकी कास्ट लेवल पे रिजर्व कर दिया गया। जैसे जनरल UR है, SC ST OBC इसके लिए है। और इसके अलावा ये जो यहां पर इतनी चीजें BI LD HI OD MD देख रहे हैं, ये एक तरह का डिजेबल्ड एम्प्लॉय के लिए है। हमारे बहुत से एम्प्लॉय है जो डिजेबल्ड है। अब डिजेबल्ड कौन कौन एम्प्लॉय है, इसका भी एक विस्तार से खाका तैयार किया गया है। भारत सरकार ने 2016 ईस्वी में एक अध्यादेश लाया, एक कानून लाया, जिसके तहत जो है कि पहले से चली आ रही 3 प्रकार की दिव्यांगता को बढ़ाकर उनको
कई चरणों में बांट दिया है। तो इसको भी VI, LDA जो है HI, OD, MD पूरी तरह केयरफुली ढंग से आप इनका अध्ययन कर लें, अच्छा रहेगा। अच्छा, ALP हो गया, क्लियर हो गया। LP को ड्राइवर बोलते हैं, ये लेवल 2 यानी 1900 ग्रेड का है। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि टेक्नीशियन कई विभागों को लेकर आया है, ठीक है। टेक्नीशियन कई विभागों को लेकर, सिग्नल है, ट्रेन लाइटिंग, AC है, TRD है, पावर है, टेलीकॉम, सिग्नल, उसके बाद ये सब जो है टेक्नीशियन 3 का निकला है, हर तरह के विभाग से रिलेटेड है, ठीक है। और वो सब लेवल 2 का है। लेकिन इसमें एक चीज देखिए, टेक्नीशियन 1 सिग्नल का है, वो लेवल 5 यानी 2800 ग्रेड का वैकेंसी है, बहुत तगड़ी वैकेंसी। लेकिन अफसोस है कि इसमें केवल 4 पोस्ट है, जो दिव्यांग के लिए कोई इसमें रिजर्व नहीं रखा गया है। तो चलिए अगले पड़ाव पे आते हैं, जो पोस्ट ग्रुप 2 है जेई के लिए। अब क्लियर है, जेई का मतलब ये होता है लेवल 6 यानी 4200 ग्रेड की यह वैकेंसी है। अब आपके लिए तो भाई चांदी चांदी होना है। सपोज कोई अगर ग्रुप डी में 1800 लेवल 1 में अगर कोई कर्मचारी है, अगर उन्होंने जेई की जो है कि क्वालिफाई कर लिया, जेई में सिलेक्ट हो जाता है, तो आप सोच सकते हैं कि 1800 ग्रेड से लेकर सीधे 4200 ग्रेड में छलांग लगाना है। तो ये तो है ना मजे की बात, और आपके लिए एक अचीवमेंट का अवसर है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि जेई में कितना पोस्ट है, 5 पोस्ट इलेक्ट्रिक में है, 4 गो जो है कि CNW में, फिर वर्क में। तो देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इंजीनियरिंग, उसके साथ SNT यानी 4 डिपार्टमेंट को लेकर इस तरह की जेई की वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। यह भी आपको कास्ट वाइज यहां पे दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं ग्रुप 3 में। इसमें क्या है कि ट्रेन मैनेजर, ये भी लेवल 5 का है, ठीक है। तो कई लेवल का हो गया, लेवल 3 तरह का है, लेवल 2, लेवल 5, लेवल 6, इस तरह 3 लेवल का इसमें वैकेंसी दिया गया है। और इसमें देखते हैं ट्रेन मैनेजर में नाम दिया है गुड्स ट्रेन मैनेजर, और ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अंदर आता है। इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी पोस्ट है, 50 पोस्ट इसमें रखा गया है, जिसमें जनरल के लिए 26 पोस्ट यानी आधे से ज्यादा पोस्ट जनरल के लिए रिजर्व रखा गया, और दूसरे स्थान पे OBC आता है जिसमें 14 पोस्ट है, ठीक है दोस्तों। इस तरह हम बढ़ते हैं आगे, और जो जरूरी चीजें हैं वो क्या है, यहां नोट में लिख दिया है, इसको भी आप ध्यान से केयरफुली ढंग से पढ़ लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए क्या लिखा है, व्हाइल फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट्स had to submit their प्रीफरेंस द पोस्ट। क्लियर कर दिया कि आप सब पोस्ट के लिए एक ही फॉर्म भर सकते हैं, तो उसमें आपको इस पोस्ट का जो है कि रेफरेंस देना होगा, एक सीनियरिटी देनी होगी कि आप कौन से पोस्ट को पहले प्राप्त करना चाहते हैं। सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह आपको प्रीफरेंस देना है, ठीक है। और दूसरा क्या दिया है आप देख सकते हैं, और दूसरा जानना है कि यहां पे कैंडिडेट्स शुड ऑल्सो इंडिकेट द ITI ट्रेड एग्जाम स्ट्रीम। इसमें वो जो है इंडिकेट कर देगा, ITI वाला भी इसमें क्लियर कर देना है, ठीक है। आगे जो हम जानते हैं पोस्ट पैरामीटर दिया है, इसमें भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा नहीं है पैरामीटर। वही आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन योग्यता के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा, मतलब जिस पोस्ट के लिए जो कम से कम योग्यता रखी गई है उसी आधार पे उनका सिलेक्शन होगा। बाकी सब चीजें हैं उस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। चौथी चीजें जो महत्वपूर्ण चीजें इसमें जानना है, स्टेज ऑफ एग्जाम के बारे में। जैसे हर पोस्ट के लिए अलग अलग एक क्राइटेरिया बनाया गया, एग्जाम का स्टेज बनाया गया है। जैसे आप ग्रुप 1 के अंतर्गत 2 तरह के पोस्ट आपने देखा, ALP और टेक्नीशियन का। ALP में यदि आप होता है तो CBT मतलब सिंगल एग्जाम, सबके लिए सिंगल एग्जाम होगा। उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ठीक है। ये ALP के लिए स्पेशल एग्जाम होता है, ALP के लिए और ASM के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जाम होगा, यानी आपकी जो दावेदारी होगी वो कह सकते हैं CBT एग्जाम और एप्टीट्यूड टेस्ट, दोनों में आप सफल होते हैं
तब जाके अगले पड़ाव पे आप पहुंचेंगे। उसी में आता है टेक्नीशियन के लिए यदि आप भरते हैं, बाकी और किसी के लिए भरते हैं तो अमूमन वही चीजें हैं, लेकिन एक अलग है सिर्फ ALP में कि उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट से आपको गुजरना है, बाकी सब में सेम है। जैसे एग्जाम होगा, फर्स्ट एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जाम, बाकी सब में वही सब चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक चीज है इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब देखिए अगर ALP और टेक्नीशियन के लिए आप में क्या होनी चाहिए, कैंडिडेट्स शुड इंडिकेट ITI ट्रेड, मतलब ITI का जो ट्रेड है उसको इंडिकेट करना है, which आगे क्या लिखा है, फ्रॉम which दे विश टू अपीयर इन पोस्ट बी क्वालिफाइंग टेस्ट, है ना। आगे देखिए जूनियर इंजीनियर के लिए लिखा है कैंडिडेट शुड इंडिकेट द एग्जाम ग्रुप। ये सब चीजें जब आप फॉर्म भरेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसमें ज्यादा हम दिमाग नहीं लगाते हैं। एज लिमिट यहां दे दिया है कि द अपर 42 साल के कर्मचारी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। जनरल कैंडिडेट के लिए है, वहीं OBC के लिए 45 ईयर रखा गया है, SC ST के लिए 47 साल रखा गया है। यानी आपकी अधिकतर उम्र जनरल वाले के लिए 42, OBC के लिए 45 एंड SC ST के लिए 47 साल घोषित किया, और वो कब होनी चाहिए, 1 जनवरी 2024 को। तो एज आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ये अधिकतम एज को लेकर है, न्यूनतम एज की बात इसमें नहीं की गई है। अब देखिए प्रूफ ऑफ एज के रूप में आप क्या क्या दे सकते हैं। तो इसमें ज्यादा घबराना नहीं है, क्योंकि आप करंट में रेलवे एम्प्लॉय हैं, आपके सर्विस रिकॉर्ड में वो सब चीजें एज प्रूफ रखा हुआ है। लेकिन इसके अलावा इसमें क्लियरली मेंशन कर दिया है कि आप एज के रूप में क्या प्रूफ दे सकते हैं। अगला दिया है 10th क्लास सर्टिफिकेट indicating date of birth issued by a government recognized education board would have to be submitted as proof age। मतलब आपने एज प्रूफ के लिए 10वीं का एक सर्टिफिकेट जरूर देना है। मतलब 10वीं के सर्टिफिकेट में जो आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा है वही रेल मान्य करेगा। आगे नोट में दिया है द डेट ऑफ बर्थ फील्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म शुड एज सेम एज रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन है ना एग्जाम इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। क्लियर है कि आप जो इसमें जो है कि डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे वो मैट्रिक में जो डेट ऑफ बर्थ है उस पे ये मैच करना चाहिए। आगे जो लिखा है बहुत सी चीजें हैं, इसमें ध्यान ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो वो सब चीजें इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो दिया है यहां देख सकते हैं कि ये 11 नंबर पे लिखा है। अब देखिए क्या है कि इसमें मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबल फॉर वेरियस कैटेगरी इज एज फॉलो। जनरल के लिए मिनिमम आपको 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है। ये मिनिमम दे दिया, कम से कम 40% मार्क्स लाना है, इससे कम की कोई गुंजाइश नहीं है। OBC के लिए नॉन क्रीमी लेयर 30%, SC 30%, ST 25%। मतलब इसमें ज्यादा दिमाग खराब करने की आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं कि जो अधिकतम मार्क्स लाता है वो 1 नंबर पे सिलेक्ट होता है। यानी अगर आप 300 पोस्ट देख रहे हैं तो ऊपर से 300 पोस्ट का सिलेक्शन किया जाएगा, बाकी जो रिजर्व है, रिजर्व कैटेगरी में वो भी देखा जाएगा, ऊपर से चूज करना है। फिर भी ये चीजें जान लेना चाहिए, आपके लिए जो है कि जरूरी है। अगली जो चीजें हैं ऑन क्वालिफाइंग द CBT के लिए जो क्वालिफाई आपको करेगा उसमें जो कि एलिजिबल करेगा, देखिए एप्टीट्यूड टेस्ट इफ एप्लीकेबल इन द प्रिस्क्राइब्ड रेटियो, मतलब 1 पे 8, मतलब 8 गुना रिजल्ट देगा इसके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। सपोज ALP के लिए जितना वैकेंसी है उसका 8 गुना आदमी को बुलाया जाएगा। ठीक है, और ऐसे क्या लिखा है एंड 4 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन प्रिस्क्राइब्ड रेटियो ऑफ 1:1, है ना। इसमें बाकी फाइनल सिलेक्शन जो होगा, जितना पोस्ट है उतने ही लोगों का होगा, यानी इसमें वेटिंग लिस्ट की कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। अगला जो हमारे लिए जरूरी चीजें हैं वो क्या है कि पार्ट ए जो एग्जाम होगा वो है कि ड्यूरेशन 90 मिनट का एग्जाम होगा और क्वेश्चन 100 रहेंगे, यानी 90 मिनट में 100 क्वेश्चन। कहने का मतलब 1 मिनट से भी कम टाइम रहेगा क्वेश्चन में। अब हम बढ़ते हैं इनके सीधे जाते हैं, इनका जो नोटिफिकेशन आया है, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा कि इनका फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है ना दोस्तों, 16 अगस्त से ये फॉर्म भरना शुरुआत हो चुका है। तो अब हम आ चुके हैं
इनका जो है कि रजिस्ट्रेशन का या फॉर्म भरने का प्रोसेस करने से पहले आप पे जो ये इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन को पूरा केयरफुली ढंग से आप पढ़ लेंगे। ठीक है, यहां भी क्लियर कर दिया है कि रीड केयरफुली एंड रीड केयरफुली द नोटिफिकेशन एंड द इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें क्लियर कर दिया है कि ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले ये जो नीचे पूरा दिया हुआ इसको केयरफुली ढंग से पढ़ लीजिए। आई होप कि आप इसको पढ़ लेंगे। फिर से मैं रिपीट कर दूं कि एक कर्मचारी एक ही फॉर्म भर सकता है, उसके पास अधिकतम जो योग्यता है उस आधार पर वो पद का चयन कर सकता है और मिनिमम जो है कि जो भी पोस्ट है सबको वो एक जो है कि अनुपातिक ढंग से एक प्रेफरेंस देते हुए सारे पोस्ट को सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, अब यहां पे स्टेप दिया है कि स्टेप आपको फॉर्म कैसे भरना है ये देख लीजिए। पहला पड़ाव है आपका बेसिक डिटेल भरना है, उसके बाद बेसिक डिटेल भरने के बाद नेक्स्ट करेंगे और उसके बाद आपका एजुकेशनल डिटेल आ जाएगा। एजुकेशनल डिटेल में क्या है कि HRMS में जो डिटेल आपका अपलोड किया हुआ है वही चीजें यहां पे शो करेगा। तब आपके लिए जरूरी हो जाता है कि फॉर्म भरने से पहले हर एक कर्मचारी अपना HRMS ID लॉगिन करें और वहां पे एजुकेशनल वाले डिटेल पे जाइए और वहां पे अपना डिटेल देख लीजिए, क्योंकि आपके पास समय बिल्कुल नहीं है। अगर उसमें कोई कमी है तो अपने DC से, डीलिंग क्लर्क से मिलकर, अपने जो है अधिकारी से मिलकर उनको सही करवा लीजिए, फिर आप फॉर्म भरिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और तीसरा देखिए पड़ाव क्या है, एग्जाम ग्रुप्स यानी पोस्ट प्रेफरेंसेस देना है। वही मतलब आपको सब पे टिक लगाना है कि कौन सा पोस्ट किस हिसाब से आप सजाना चाहते हैं। उसके बाद चौथा पड़ाव होता है अपलोड फोटो साइन इन रेलिवेंट डॉक्यूमेंट जो मांगेगा उसके लिए। और फिर है पांचवा है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद एप्लीकेशन को प्रिंट करना है। उसके बाद छठा होता है अपलोड एप्लीकेशन फॉर्म और ड्यूली फॉरवर्डेड बाय कंट्रोलिंग ऑफिसर। ठीक है ना। अगला देखिए, ये सब चीजें हैं, महत्वपूर्ण चीजें जान लेना था। अब हम बढ़ जाते हैं, सीधे चले जाते हैं नीचे। ये सब चीजें पढ़ लेने के बाद हम आ जाते हैं अप्लाई नाउ पे। ठीक है, अप्लाई नाउ कर देंगे। अब देख सकते हैं कि हमारे सामने NFR नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे रिक्रूटमेंट से गुवाहाटी का पूरा एक पेज खुल जाता है, यानी एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाता है। आप देख सकते हैं यहां पे जो ध्यान देने वाली बात है कि आप जिस सिस्टम से, जिस जगह पे, जिस कंप्यूटर लैपटॉप से फॉर्म भर रहे हैं तो उसका IP एड्रेस यहां पे शो कर दे रहा है। तो बिल्कुल ध्यान, इसको घबराना नहीं है कि ये IP एड्रेस है, मतलब अगले को पता है, साइट को पता है कि आपने यह फॉर्म किस जगह से, यानी किस सॉफ्टवेयर तो नहीं, किस सिस्टम से अपलोड किया है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको चाहूंगा कि पूरा डिटेल परत दर परत हर कॉलम को एक एक करके समझा दे, क्योंकि आदमी को जो दिक्कत हो रही है ना, इसी जो है कि पहले पड़ाव पे आता है, बेसिक डिटेल में ज्यादा दिक्कत होती है। तो हम चाहेंगे कि पूरा केयरफुली ढंग से एक एक बात को आप सुनिए। ठीक है, अब देखिए पहला क्या है, एम्प्लॉय डिटेल्स में, और यहां देख लीजिए फील्ड एज मैंडेटरी, जहां स्टार लगा हुआ है उसको मैंडेटरी है, यानी आपको फिल करना ही करना है। तो चलिए देख लेते हैं एम्प्लॉय डिटेल्स में। RURPF RPSF एम्प्लॉय, क्लियर है, ये RPF के लिए सेफ्टी स्टाफ से रिलेटेड है। इसमें क्लियर आप देख लीजिए कि क्या आप RPF स्टाफ हैं, हाँ या नहीं। जाहिर सी बात है हमारे बहुत से कर्मचारी RPF स्टाफ नहीं है, तो नो क्लिक कर देना है। अगला है आर यू करेंटली वर्किंग इन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, होना पड़ेगा। तो यस करने के बाद हमारे सामने पूरा एप्लीकेशन खुल जाता है। अब देखेंगे यहां पे बिल्कुल ध्यान से एक एक करके आप देखिए। ठीक है, अब जैसे क्या लिखा है, प्रेजेंट डिजिग्नेशन, आपका वर्तमान में क्या डिजिग्नेशन है, क्या पदनाम है। सपोज किसी कर्मचारी का, सपोज मेरे कर्मचारी का डिजिग्नेशन है ट्रैक मेंटेनर, तो आप यहां पे डिजिग्नेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, यहां पे ट्रैक मेंटेनर, यहां ट्रैक मेंटेनर, और अगले आगे भर देंगे आप क्या है, 4 हैं। सपोज ट्रैक मेंटेनर 4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 2, 1। इसके अलावा आप हेल्पर हो सकते हैं, टेक्नीशियन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, वो आपको प्रेजेंट डिजिग्नेशन भरना है। दूसरा क्या है, कंट्रोलिंग ऑफिसर। कंट्रोलिंग ऑफिसर सपोज इंजीनियरिंग विभाग का कंट्रोलिंग ऑफिसर AN होता है। ठीक है, तो यहां पे कंट्रोलिंग ऑफिसर का डिजिग्नेशन लिखना है। कौन है कंट्रोलिंग ऑफिसर, सपोज हमारे कर्मचारी का डिजिग्नेशन
जो है, सॉरी, कंट्रोलिंग ऑफिसर है वह एडीएन। उसके बाद अगर उसका देख लेना है कि वो कहां पे है, एएन मालदा लिख देते हैं, ये हमारे कर्मचारी का कंट्रोलिंग ऑफिसर है। उसके बाद है डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। जाहिर सी बात है हमारे यहां जो नए कर्मचारी आए हैं वो अप्रैल में आए हैं, अप्रैल 23 में, तो यहां पर इस तरह सेलेक्ट करेंगे अप्रैल। और मेरे यहां पहला कर्मचारी का जो योगदान था इन नए बैच में से 13 अप्रैल का था। तो इसी तरह आप अपना देख लेंगे कि आपका इसमें डेट ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है। तो मेरे कर्मचारी का 13 अप्रैल 2023 है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। यहां पे लिखा है आई पास या एम्प्लॉई नंबर। इसमें जाहिर सी बात है आपको अपना पीएफ नंबर रखना है, वो आपके पे स्लिप में ईएमपी नंबर का लिख के आ रहा है, वो शॉर्टकट में ईएमपी नंबर लिखा होगा, वो आप यहां पे शो कर देंगे। ठीक है, अगला देखिए एचआरएमएस आईडी। यहां पे आपको अपना एचआरएमएस आईडी भरना है। अगर आपको नहीं पता है तो पता होना चाहिए, क्योंकि आप अभी जो फॉर्म भरेंगे ये एचआरएमएस आईडी से ही लेगा। सपोज मेरा आईडी है एसआरएफ, यहां पे SRFQAM, ये मैं यहां भर दे रहा हूं। 6 डिजिट का आपका एचआरएमएस आईडी होता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब यूनिट नेम, यूनिट मतलब आप किसके अधीन पदस्थ हैं। जैसे मेरे कर्मचारी एसएससी पीवे, अब मैं स्टेशन का नाम यहां नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप जिस अधिकारी के नीचे, अब जैसे कोई होता है एसएससी इलेक्ट्रिक, एसएससी ईटीआरडी, कुछ भी हो सकता है, एसएससी जो है कि एसएनटी। अब सपोज कोई जो है कि लामडिंग में है, कोई मालदा में है, कोई कटिहार में है, अपने हिसाब से आप देख लीजिए जहां पे हैं, अपने जो है कि यूनिट नेम, सपोज मैं लिख देता हूं एसएससी PWI, उसके यहां पे स्टेशन आप अपना लिख देंगे। अब देखिए डिपार्टमेंट नेम, आप जिस डिपार्टमेंट में भर्ती हैं, सपोज मेरे कर्मचारी अगर भर रहे हैं तो वो इंजीनियरिंग लिख देंगे, इंजीनियरिंग लिख देंगे। कोई टीआरडी में हो सकता है, कोई इलेक्ट्रिक में हो सकता है, कोई एसएनटी में हो सकता है, कोई जो है कि ट्रेन लाइटिंग में हो सकता है। तो अपना विभाग यहां पे लिख देना है। ट्रेन लाइटिंग है तो ट्रेन लाइटिंग, इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल, सपोज, ठीक है, वो भर देंगे, यहां कोई दिक्कत नहीं होगा। नेम, सॉरी, डिवीजन नेम। अब आपको कटिहार डिवीजन में है कि लामडिंग डिवीजन, मतलब गुवाहाटी के अंतर्गत जितने जोन आ रहा है, जितना डिवीजन आ रहा है वो यहां पे शो कर रहा है। आप अपने हिसाब से यहां पे शो कर लेंगे। सपोज मेरा स्टाफ कटिहार डिवीजन में आता है तो कटिहार यहां पे शो करेगा। उसके बाद क्या लिखा है, रेलवे पीयू कोड, मतलब आपका कटिहार डिवीजन किस जोन में आता है, वो आता है एनएफआर में। ऑटोमेटिक सिर्फ एनएफआर ही शो करेगा, तो यहां पे ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला देखिए प्रेजेंट ग्रेड पे विदाउट एमएससीपी 6 सीपीसी। अब कहने का मतलब परेशानी, जो मूल परेशानी है वो यहीं पे है। छठे पे कमीशन के अनुसार आपका प्रेजेंट ग्रेड पे क्या है। तो अभी आप लेवल समझ रहे हैं, वो लेवल है 7th सीपीसी के अनुसार, यानी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। और पहले क्या चलता था, ग्रेड पे। तो लेवल को ग्रेड से मैच कीजिए। जैसे छठे पे कमीशन के अनुसार सबसे लो जो ग्रेड पे था वो था 1800 का, यानी आप मिनिमम ग्रेड पे 1800 भरेंगे, तो उस हिसाब से 7th पे कमीशन में आपका लेवल 1 हो जाता है। ठीक है, अब यहां पे क्लियर मैं कर दूं, जैसे आप लेवल 2 में है तो छठा पे कमीशन के अनुसार ग्रेड पे 1900, अगर लेवल 3 में है तो 2000 ग्रेड, अगर 4 में है तो 2400 ग्रेड, लेवल 5 में है तो 2800, लेवल 6 में है तो ग्रेड पे 4200 होगा। और अधिकतम आप जाने कि 4600 ग्रेड तक का पोस्ट है और 4600 ग्रेड तक का यहां शो कर रहा है। अब एक चीज हम बता दें, अगर कोई लेवल 6 में है तो वो ये फॉर्म क्यों भरेगा, अगर कोई लेवल 5 में है तो उसके लिए यह थोड़ा कारगर हो सकता है कि उसको प्रमोशन का जो है कि मौका मिल सकता है। तो इसमें लेवल 1 से लेवल 5 के कर्मचारी ही फॉर्म भरें तो ज्यादा बेटर होगा। और इससे दूसरा फायदा ये होगा अदर कर्मचारी को कि उनके लिए कंपटीशन थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़े, यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई 1800 में है तो लेवल 1, 1900 ग्रेड में है तो लेवल 2, इस तरह कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला हम बढ़ते हैं, यहां पे लेवल 1 हो गया। आगे देखिए प्रेजेंट ग्रेड पे विथ एमएससीपी
सिक्स्थ सीपीसी कह रहा है यहां पे देखिए प्रेजेंट ग्रेड पे विदाउट एमएससीपी और यहां प्रेजेंट ग्रेड पे विथ एमएससीपी। तो यहां ज्यादा घबराना नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट ग्रेड विदाउट एमएससीपी, पहले तो एमएससीपी क्लियर कर लेना है। कोई भी कर्मचारी वर्तमान लेवल में या वर्तमान ग्रेड पे में अगर 10 साल रहता है वर्किंग, 10 साल उनके एब्सेंटी को एलडब्ल्यूपी को माइनस करके 10 साल की सर्विस अगर पूरी हो जाती है तो उसको एक इंक्रीमेंट दिया जाता है, लेकिन उसका पोस्ट वही रहता है। सपोज कोई 1800 ग्रेड में यानी लेवल 1 में 10 साल तक रहा तो उनका प्रमोशन दिया, सॉरी एक एमएससीपी के तहत उनको एक इंक्रीमेंट दिया जाता है, लेवल चेंज किया जाता है। और सपोज मान लीजिए हमारे कर्मचारी 10 साल 1800 में 10 साल तक रह गए, उनको प्रमोशन नहीं मिला और उसको हम एक एमएससीपी देते हैं और वो लेवल 2 में चला जाता है। क्लियर है, मतलब एक लेवल एक स्टेप ऊपर चला जाता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। सपोज अगर यहां पे कोई 1900 ग्रेड में है और वह एमएससीपी ले लिया है तो यहां पे 2000 ग्रेड रहेगा। ऐसे अदरवाइज अगर कोई 1800 ग्रेड में है, अभी नया है, अगर उसका एमएससीपी नहीं लगा है तो यहां पे डालना आवश्यक नहीं है। लेकिन यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे स्टार दिया है तो ये भरना ही भरना है। प्रेजेंट ग्रेड पे विथ एमएससीपी चाहे तो आप यहां पे नील भर सकते हैं, क्योंकि ये मांग ही रहा है, आपको मैंडेटरी है, भरना ही भरना है। चलिए, प्लेस ऑफ पोस्टिंग आप यहां पे देखिए रेड कलर में दिया है, प्लीज इंटर द एग्जैक्ट स्पेलिंग ऑफ द स्टेशन फॉर इजी। जैसे गुवाहाटी है तो पूरा नाम लिखना है। सीबीटी सेंटर अलॉटमेंट विल बी बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ पोस्टिंग, मतलब आप जिस स्टेशन पे हैं उस स्टेशन का पूरा नाम और सही सही स्पेलिंग में लिखना है। सपोज मेरा कोई कर्मचारी अगर मालदा में है, ठीक है, अब मालदा यहां कंफ्यूज हो सकता है, मालदा ईस्टर्न रेलवे में भी आता है तो हमारा मालदा जो है वह एनएफआर में भी आता है। सपोज मालदा में है तो हम क्या लिखेंगे, MALDA, उसका पूरा नाम लिख देंगे मालदा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखा है, रेलवे स्टेशन कोड ऑफ प्लेस ऑफ पोस्टिंग, या जो पोस्ट है स्टेशन है उसका कोड लिखना है, रेलवे में क्या कोड है। अब जैसे मालदा का कोड है MLDT, कोई दिक्कत नहीं, उसका कोड हम यहां पे लिख दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब पर्सनल इंफॉर्मेशन देना है, आपको अपने बारे में अब कुछ पर्सनल जानकारियां यहां देनी है। अब आगे देखिएगा, सब इजी है। नेम्स कैंडिडेट्स नेम, मतलब कर्मचारी अपना पूरा नाम यहां पे लिखेगा। कई बार होता है कर्मचारी ध्यान नहीं देगा, यहां पहला, यहां पे दूसरा और तीसरा भर देगा, लेकिन पूरा ध्यान से पढ़ना है। कैंडिडेट्स नेम देना, सपोज मेरा नाम है मोहम्मद मुख्तार तो हम पूरा नाम यहां पे लिखेंगे, मेरा नाम मोहम्मद मुख्तार है तो हमने यहां पे पूरा मोहम्मद मुख्तार लिखा। और ध्यान रखना है कि आपके सर्विस रिकॉर्ड में जो नाम है वही यहां पे लिखना है। फादर्स नेम, आपके पिता का जो नाम है यहां पे पूरा नाम आप लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बढ़े हम नेक्स्ट पे। उसके बाद मदर्स नेम है, आप अपनी माता का पूरा नाम लिखेंगे। ठीक है, कुछ वर्ष पहले होता क्या था कि कर्मचारी या कोई भी एम्प्लॉय फॉर्म जब निकलता था तो उसमें सिर्फ पिता का नाम लिखना पड़ता था, लेकिन समय चेंज हो गया है, हमारी मान्यताएं चेंज हो गई है। पिता के साथ साथ हम अपनी माता का भी नाम लिखते हैं, अपनी जननी का भी नाम यहां लिखते हैं, तो हम अपनी मां का यहां नाम लिख देंगे। अब रही बात, अगला है डेट ऑफ बर्थ। यहां पे आपको वह डेट ऑफ बर्थ देना है, जैसे अभी मैंने शुरू में ही बताया था कि आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ लिखा है वही यहां लिखेंगे। तो जाहिर सी बात है आपके एसआर में, सर्विस रिकॉर्ड में जो DOB लिखा होगा वो मैट्रिकुलेशन के आधार पे ही लिखा होगा। अब यहां पे लिखेंगे कैसे, सेलेक्ट करेंगे, इस तरह आ जाएगा, ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। यहां पे सपोज किसी का यहां पे इस तरह इधर आगे पीछे करने का, मान लीजिए 2006 ईयर है। उसके बाद मंथ सेलेक्ट करने के लिए आता है, यहां पे जून सेलेक्ट कर लेंगे। जून में जो महीना आता है मान लो 17 जून है, 17 जून 2006 है। तो अब देखेंगे जैसे हमने यहां पे सेलेक्ट किया ऑटोमेटिक यहां पे मेरा एज शो करने लगा, और वो शो करने लगा 1 जनवरी 2024 को जो एज होता है पूरा वो दिखा रहा है 17 ईयर्स 6 मंथ्स एंड 15 डेज। मतलब ये डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मेरा 1 जनवरी 2024 को पूरी एज कैलकुलेट हो जा रही है, यहां पे घबराना नहीं है। अब आगे देखिए कम्युनिटी में देखेंगे आपको ऑप्शन कुछ शो होगा। यहां पे आपको ये 4 ऑप्शन दिख रहा है, UR जनरल, OBC, SC, ST, इन चारों में से आपको कोई एक चूज कर लेना है। सपोज कोई OBC में है तो OBC भर लेना है। अब जैसे आप OBC भरते हैं तो आपसे यहां पूछा जाता है कि
वेदर बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, बहुत सा है कि इसमें अल्पसंख्यक भी आता है, बहुसंख्यक में से आता है। तो ओबीसी अगर आपने सिलेक्ट किया है तो आप यहां पे देख लीजिए आप माइनॉरिटी में हैं या नहीं है। अगर हैं तो यस, नहीं है तो नो। अब अगर यस आप क्लिक करते हैं तो आप एक और कॉलम खुल जाता है, इंडिकेट कम्युनिटी। अगर आप इंडिकेट देखेंगे यहां पे कई सारे आ जाते हैं कॉलम, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, ज्यूइश। अब यहां पे देखेंगे कि इनमें से कोई एक सिलेक्ट करना। सपोज आप माइनॉरिटी में आते हैं और सिख हैं, सिख कर लेंगे। अगर यहां पे हम यही देखेंगे कि अगर हम यूआर सिलेक्ट करते हैं तो अगला वो कॉलम ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। तो वो आपके लिए घबराना नहीं है कि जरूरत के हिसाब से आपसे जानकारियां ली जाएंगी। अब आता है रिलीजियन, आप किस धर्म को मानने वाले हैं, किस धर्म को फॉलो करने वाले हैं, वो यहाँ पे खुल जाता है। वो सारा यहाँ लिखा है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, ज्यूइश, नन ऑफ दिस। अब यहाँ नन ऑफ एवं बहुत परेशानी हो सकती है, लेकिन एक बात चीज जान लीजिए, 2011 की जनगणना के हिसाब से हमारे लाखों भारतवासी है जिन्होंने अपने रिलीजियन को मिटा दिया है, उन्होंने किसी भी धर्म का नाम नहीं लिया है। यानी अगर ऐसे कोई कर्मचारी है तो नन ऑफ दीज भरेंगे, अदरवाइज अपना वो धर्म यहां पे शो कर देंगे। अब आप जेंडर, पुरुष है या महिला है या ट्रांसजेंडर है, यानी पुरुष, महिला या ट्रांसजेंडर, एक वो सम्मानजनक नाम है, ना वो पुरुष है ना महिला है, ट्रांसजेंडर है, तो अपना सिलेक्ट कर लेगा अपने हिसाब से। मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा हैं या कुंवारा हैं, वो अपने हिसाब से देख लीजिए। अब अगला जो दिया है, डू यू फेल अंडर पीडब्ल्यूबीडी, यानी क्लियर है क्या आप दिव्यांग हैं। अगर यस है तो यस, नहीं है तो नो। सपोज अगर आप दिव्यांग हैं तो यहां यस करना है। जैसे आप यस करेंगे तो आपकी दिव्यांगता को रिलेटेड भी कई सारी जानकारियां मांगी जाएगी। अगर आप यहां नो करते हैं तो वो कॉलम हट जाता है। यस है, सपोज हमारे बहुत से कर्मचारी होंगे जो दिव्यांग होंगे, उनके लिए परेशानी क्या हो सकती है। अब यह टाइप ऑफ डिजेबिलिटीज में देख लीजिए, बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, तो इनको आराम से देख लीजिएगा। BI, HI, LD, OD, MD, मतलब इसमें सबका फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है। कोई अस्थिर विकलांग है, कोई आंख से है, कान से है, किसी का एक पैर हो सकता है, किसी का एक हाथ हो सकता है, तो अपने हिसाब से यहाँ पे देख लेंगे। मान लीजिए विजुअल जो है हैं तो यहाँ पे कर लेंगे। अब अगला क्या आता है, आगे देखिए ऑप्शन आ जाता है क्या, सॉरी विजुअल, अब मैंने ले लिया। अब यहाँ पे डिजेबिलिटी सब टाइप, अब यहाँ पे आपको ले लेना है क्या क्या है, ब्लाइंड है। अब आपने जो ये VI चूज किया उसमें 2 प्रकार के दिव्यांग है, तो उसको आप देख लीजिए, इनमें से कोई एक आपको चूज करना है, ये कंपलसरी है, ठीक है। अगर आप यहाँ नो करते हैं, पहले हमने बता दिया नो करेंगे तो ये कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा, हट जाएगा। रिलीजियन के बाद आप जेंडर भर देंगे, मेल है तो मेल, सॉरी आगे नो कर दिए। उसके बाद ईमेल आईडी, अब यहाँ पे आपको सावधान रहना है, ये खास करके करंट रेल कर्मचारियों के लिए कि आप इसमें आप जो एक वैलिड ईमेल आईडी डालेंगे, यानी जो आपने SR में दे रखा है, HRMSID में दे रखा है। अभी तो NFR में, अभी की जानकारी के लिए बता दें, कर्मयोगी पोर्टल चल रहा है। कर्मयोगी में हम जो है कि अपने कर्मचारियों से ईमेल आईडी ले रहे हैं और वो हम जो है कर्मयोगी पोर्टल पर जो गुवाहाटी से ही जो है कि चल रहा है, वहीं से जो ये मॉनिटरिंग हो रही है उस पर हम इंटर कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जो चीजें आपने कर्मयोगी पोर्टल पे ईमेल आईडी दिया है वही ईमेल आईडी यहाँ पे आपको डालना है। उसके अलावा कंफर्म ईमेल आईडी, जो आप यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे वहीं यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना है। तो मैं भी अपने कर्मचारियों को आगाह कर रहा हूं बार बार कि आप वही ईमेल आईडी दीजिए जिसको आप संभाल के रख सकते हैं। तो क्लियर है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब मोबाइल नंबर, यहाँ पे भी परेशानी हो सकती है, यहाँ पे भी आपको आगाह कर दें कि SR में, HRMS में या आपके जो है कि आईपास में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वही मोबाइल नंबर आप यहां पे दीजिए। खासकर आपका HRMSID में जो मोबाइल नंबर है वही यहां पे इंटर करेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए लिखा है विजिबल मार्क्स। एक चीज और जो हमारे लिए बताना बहुत जरूरी था, सपोज यहां पे PWD के अंदर एक और आता है, कॉलम आता है कि यहां पे देख लीजिए डिजेबिलिटी सब टाइप के बाद उसके बाद आता है परसेंटेज ऑफ डिजेबिलिटी। तो जाहिर सी बात है आप डिजेबल तब हैं जब आपके पास 40% या उससे एबव का सर्टिफिकेट है। मतलब रेल या भारत सरकार वैसे डिजेबल को डिजेबल मानती है जिसको मिनिमम 40% डिजेबिलिटी हो,
उससे नीचे वाले को डिजेबल नहीं मानती है रेल। अब अगला जो जरूरी है, डू यू नीड स्क्राइबर, मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है एक दिव्यांग के लिए। डू यू नीड स्क्राइब मतलब कंप्यूटर पे एग्जाम होने वाला है, सपोज उसका हाथ नहीं है, मान लीजिए दोनों हाथ नहीं है, तो वो अकेला कैसे कंप्यूटर चलाएगा। तो ये पूछ रहा है कि आपको सहयोग की आवश्यकता है, अगर है तो यस, नहीं है तो नो। अब नहीं किसको होगा, सपोज किसी का एक पैर नहीं है, तो इस आदमी तो फिर भी कंप्यूटर चला सकता है, तो यहां पे नो क्लिक कर देगा। ये बताना यहां पे जरूरी था। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है ईमेल आईडी हो गया, कंफर्म करना है, मोबाइल नंबर आपको सही वाला डालना है। आगे देखिए, विजिबल मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ए, मतलब आपको पहचान चिन्ह देना है 2 गो, मतलब ए में एक पहचान चिन्ह, बी में दूसरी पहचान चिन्ह। यहां भी ध्यान रखिए, नए वाले कर्मचारियों के लिए आपने जब ज्वाइनिंग लिया था तो आपके ज्वाइनिंग लेटर में जो एचआरएमएस से जनरेट हुआ था उसमें देखिएगा 2 मार्क आपको दिया गया है, वही मार्क इसमें आपको इंटर करना है। चलिए, अगला जो जरूरी चीजें हैं वो है आधार नंबर। कंपलसरी कर दिया है भाई साहब, आधार नंबर आपको देना ही देना है। अगला, अब आपको देखिए एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन इन कैपिटल लेटर, मतलब आपका एड्रेस कैपिटल लेटर में ही लिखना है। अब जैसे लाइन 1 लाइन 2 इसमें भी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। सपोज यहां पे देखिए हम कैसे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे जैसे ग्राम, ग्राम लिख देंगे, डैश लिख देंगे। ग्राम आपका घर जहां है वो आप गांव का नाम यहां लिख देंगे, शहर है तो शहर लिख देंगे। बहुत सा होगा जैसे कहीं पे हाउस नंबर चलता है, कमरा नंबर चलता है, घर नंबर चलता है, यहां पे अगर हाउस नंबर है, कुछ अगर लोग टाउन के रहने वाले हैं तो बहुत जगह जो है कि घर का नंबर से पता होता है, तो आप यहां पे दे देंगे हाउस नंबर जो भी है। दूसरे में देंगे उसका नियर, कोई अगर ऐसा जगह है कि उस घर को मान लीजिए उस मोहल्ले में हम चले गए, निकट कुछ है, सपोज मेरा घर जहां है उसके निकट एक जो है कि फेमस जगह दे देना, सपोज एनएच के निकट, या सपोज फला मंदिर के निकट, फला गुरुद्वारा के निकट, या मतलब उस गांव में उस जगह पे पहुंचने के बाद आसानी से लोग किसी को भी पूछकर आपके घर तक पहुंच जाए, तो वो लैंडमार्क यहां पे दे देना है। ठीक है, चलिए आगे। सिटी टाउन विलेज, मतलब आप किस शहर में है ना, या गांव में है, वो गांव का नाम यहां लिख देना है। अगला जो लिखना है स्टेट, अब स्टेट में आपको लिखने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक 2800 स्टेट का नाम यहां पे शो कर रहा है। सपोज कोई अगर तमिलनाडु में तो तमिलनाडु यहां शो करेगा, मतलब आप स्टेट का मतलब आप कहां के रहने वाले हैं, ये चीजें यहां पे पूछा गया है भाई साहब। ठीक है, अब आप तमिलनाडु के हैं, उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु के सारे डिस्ट्रिक्ट का नाम है, मतलब आप जो यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करेंगे, आप जिस स्टेट के रहने वाले हैं वो यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट शो करेगा। ये डिस्ट्रिक्ट उनमें से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जाना है पोस्ट ऑफिस, आप उस डिस्ट्रिक्ट में मतलब आपके पत्राचार के लिए कौन सा पोस्ट ऑफिस प्रयोग में आता है, पोस्ट ऑफिस दे देंगे और उस पोस्ट ऑफिस का पिन कोड दे देंगे। अब देखिए अगला, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, मतलब आपका परमानेंट एड्रेस या करेस्पॉन्डेंस एड्रेस में जो है आप नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है। अब यहां पे आप ध्यान देने वाली बात है, तो आदमी को चाहिए कि यहां वाला कॉलम अपना प्रेजेंट एड्रेस पे ही डाले, मतलब जहां पे आदमी पदस्थ है वो डाले तो ज्यादा बेटर रहेगा। चाहे तो अपने परमानेंट एड्रेस पर भी यहाँ पे डाल सकता है। तो सपोज मेरा कर्मचारी अगर मालदा में है या फिर कटिहार में है, तो नियरेस्ट स्टेशन लिखेगा कटिहार। ठीक है, कटिहार लिख देगा पुलिस स्टेशन, या सॉरी कटिहार जंक्शन लिख देगा। ठीक है, उसके बाद अगला जो लिखता है नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कोड, कटिहार अगर उनका नियरेस्ट स्टेशन है तो उसका कोड लिख देंगे, कटिहार का कोड KIR होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपके सामने अगला परमानेंट एड्रेस का आता है। अब इसके सामने आपको मतलब सुविधा है कि अगर आप परमानेंट एड्रेस यही रखते हैं या यही है, तो यहाँ पे सिर्फ टिक कर देंगे, ऑटोमेटिक सब आ जाएगा। लेकिन यदि आपका ये प्रेजेंट एड्रेस है और दूसरा परमानेंट एड्रेस आप देना चाहते हैं तो यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला देख लेते हैं, प्लेस ऑफ फिलिंग फॉर्म, मतलब आप कहां से फॉर्म भर रहे हैं वो देना है। तो जाहिर सी बात आपको प्लेस में देना है, आपके ऑफिस का जो प्लेस है वो जगह देना है। ठीक है, उसके बाद सिक्योरिटी की, उसके बाद ये जो सिक्योरिटी की शो हो रहा है इसको इसमें इंटर करना है। कंटिन्यू दबाएंगे तो उसके बाद अगला पड़ाव खुल जाएगा, जैसे एजुकेशनल वाला डिटेल में
आपका आ जाएगा, तो बाकी सब चीजें इजी है, आप बढ़ते चले जाएंगे। जैसा मैंने पहले ही कहा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में वही सब चीजें शो करेगा जो आपके HRMS में दर्ज है। तो इस तरह दोस्तों आज हमने जो है कि GDC से रिलेटेड कंप्लीट प्रोसेस आपको समझा दिया है। कोई दिक्कत नहीं, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी अगला प्रोसेस हम तभी बताएंगे जब किसी कर्मचारी ने ये पहला पड़ाव पूरा कर लिया होगा। तो कोशिश करेंगे अगला पड़ाव भी हम किसी कर्मचारी का डिटेल भर के आगे का प्रोसेस हम आपको समझाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।